दोस्तों आज हम ऐसे 20 इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ने वाले हैं जो कि एकेडमिक और कम्पिटिटिव सभी तरह के एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए ये जो इडियम्स आप पढ़ने वाले हैं ये आपको हर हाल में प्रिपेयर होने ही चाहिए। तो देखते हैं और इन एक बात इसमें और जान लीजिए कि ये जो भी आप इसमें पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें पहला दिया है इडियम्स है अ मेडन स्पीच। तो अब मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? तो मेडन स्पीच को बोलते हैं प्रथम भाषण। जब कोई पर्सन अपना पहला भाषण देता है तो उसे उसका मेडन स्पीच बोला जाता है। जैसे आप भी अपने लाइफ में कभी जब पहली बार बोले होंगे कहीं किसी स्टेज में कभी किसी प्रोग्राम में, तो वो आप जो पहली बार बोले थे वो जो आपका स्पीच था वो आपका मेडन स्पीच था। तो मेडन स्पीच किसको कहते हैं? द फर्स्ट स्पीच जो होता है उसको मेडन स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख सकते हैं, हर मेडन स्पीच वॉज ट्रूली इम्प्रेसिव। जो उसका मेडन स्पीच था यानी जब उसने अपना पहली बार भाषण दिया, स्पीच दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। और आप यहाँ एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ एक ऐसा जो ये पर्सन है यहाँ पे, ये अपना पहला स्पीच दे रहा है और ये अभी क्या है, न्यू बिगिनर्स है। इसने अभी अभी शुरू किया है और ये पहली बार स्पीच दे रहा है। और देखिए यहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा होकर इसकी जो स्पीच है उसको सुन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलायंस शेयर। नेक्स्ट जो है ये है अलायंस शेयर। अलायंस शेयर का मतलब होता है किसी चीज का महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा। लायन शेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा। इम्पॉर्टेंट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। यानी अलायंस शेयर किसको कहेंगे? तो किसी भी चीज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा हिस्सा होगा उसे हम लायन शेयर कहेंगे। जैसे द मैनेजर टूक अ लायन शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। जो मैनेजर है कंपनी का उसने जो प्रॉफिट था उसका लायन शेयर ले लिया। अब देखिए अगर आपको ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इसकी अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगी तो सेंटेंस में यूज करने के बाद इसका आप कभी सेंस नहीं निकाल पाएंगे सही तरीके से। तो लायन शेयर का मतलब होता है कि बिग पार्ट ऑफ समथिंग। तो द मैनेजर टूक अ बिग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, या द मैनेजर टूक अ लायन शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा था उसको मैनेजर ले लिया। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मैनेजर साहब हैं और ये जो प्रॉफिट है इसका 80% मैनेजर साहब ले रहे हैं, बाकी 20% में सब लोग हैं। और इसीलिए बाकी जो पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए इस बात को जान करके कि मैनेजर ने इनका क्या ले लिया है, लायन शेयर ले लिया है। इसीलिए यहाँ देखिए मैनेजर साहब का यहाँ जो हेड है ये लायन का हो गया है, क्योंकि इन्होंने 80% ले लिया ना, तो इसलिए इनका हेड लायन का हो गया है। तो लायन शेयर का मतलब हो गया कि किसी चीज का बिग पार्ट जो होता है और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम लायन शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट होम इन। नेक्स्ट है एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है टू फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। एट होम इन का मतलब होता है कि बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करना, चाहे जिस तरह की सिचुएशन हो। ऐसा पर्सन जो किसी भी तरह की सिचुएशन हो लेकिन उसमें हमेशा वो क्या करता है, रिलैक्स और कंफर्टेबल ही रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एट होम इन कहते हैं। जैसे राहुल फील एट होम इन फ्रेंड्स कंपनी। राहुल फील, राहुल फील की जगह यहाँ पे राहुल फील्स होना चाहिए। जैसे राहुल फील्स एट होम इन फ्रेंड्स कंपनी। जो राहुल है वो जब दोस्तों के साथ रहता है तो बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करता है। जैसे यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं आप, इनके पीछे का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग्स को देखिए। और सराउंडिंग्स देखने को आपको पता लगेगा कि इधर टूटी फूटी बिल्डिंग है जो कि अभी अभी गिरी हुई है, इधर से डस्ट उड़ रही है। पीछे यहाँ जो है आग वगैरह लगता है लगी है जहाँ से ये फॉग निकल रहा है। तो इसको देखने से लग रहा है इमेज को कि जो इनका सराउंडिंग्स है वो काफ़ी ख़राब हालत में है, फिर भी ये बड़े आराम से यहाँ बैठ करके चाय पी रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एट लार्ज। नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। क्या होता है एट लार्ज का मतलब? फ्री। मतलब कोई ऐसा पर्सन
या ऐसी चीज जो क्या है फ्री हो, जबकि उसको फ्री होना नहीं चाहिए था। तो एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर होना या खुला घूमना, लेकिन एट लार्ज का जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट वो है फ्री फ्रॉम समथिंग। तो जब कोई पर्सन या कोई चीज किसी चीज से फ्री हो तो उसे हम बोलते हैं एट लार्ज। जैसे द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज, इसका मतलब हुआ कि जो मर्डरर है वो अभी भी क्या है, खुला घूम रहा है, वो फ्री है। जैसे कि यहाँ एक लायन को देख सकते हैं, ये सिटी में यहाँ पे जो ये सिटी है यहाँ पे ये घुसाया है, जबकि इसको होना जंगल में चाहिए था, लेकिन ये एट लार्ज यहाँ पे घूम रहा है। तो आप समझ गए होंगे एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री यहाँ लिखा हुआ है, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी, बिना भेदभाव के। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, केवल कुछ विशेष व्यक्ति नहीं। यहाँ कुछ विशेष व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि बात किसकी हो रही है, एवरी सिंगल पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, इसमें कोई एक्सेप्शन के रूप में छूटने वाला नहीं है। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब हो गया कि एवरी सिंगल पर्सन, यानी सभी लोग, बिना किसी भेदभाव के सभी लोग। अब यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री, जो कानून होता है वो सभी के लिए क्या होता है, एक समान होता है। कानून सभी के लिए लागू किया जाता है, किसी एक के लिए नहीं लागू किया जाता है। तो लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। यहाँ देख सकते हैं ऑल एंड सन्ड्री का इमेज एक बना हुआ है, चाहे देखिए लॉयन हो और चाहे ये जेब्रा हो, इनके लिए जो ये कानून है ना, यहाँ देख सकते हैं ना, ये जो सिंबल बना हुआ है ये किसका होता है, ये जो बना है ये जज साहब का है सिंबल, जिसमें वो ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे चाहे वो लायन हो, चाहे वो जिब्रा हो, या फिर कोई पर्सन हो, चाहे वो पर्सन कितना भी बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, या कितना भी वो ऑर्डिनरी पर्सन क्यों ना हो, जो लॉ होता है वो सबके लिए बराबर होता है, ऑल एंड सन्ड्री होता है लॉ सबके लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन या अ क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है कंजूस आदमी। समवन हु इज स्टिंजी और माइजर। स्टिंजी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही कंजूस टाइप का है, या माइजर है, बहुत ही कम खर्च करता है यानी कंजूस है। तो माई अंकल इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ही कंजूस हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो अंकल हैं ये अपना जो शूज है उसको हाथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनका शूज क्या हो जाएगा, चलने से जल्दी बेकार हो जाएगा, इसलिए उसको वो हाथ में लेके चल रहे हैं। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या हो गया, कंजूस आदमी। इसके बाद नेक्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कि अ कंफर्टेबल एंड इजी सिचुएशन। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब बहुत ही आरामदायक वाली स्थिति, उसको हम अ बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं। तो जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इसको सेंटेंस में यूज कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि जो लाइफ है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, यानी लाइफ जो होती है वो इतना कंफर्टेबल और इजी सिचुएशन वाली नहीं होती है। तो जो लाइफ होती है उसमें क्या होता है, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि लाइफ इतना इजी और कंफर्टेबल नहीं होती है। लाइफ में सुख और दुख ये आते जाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और इस पिक को देखिए, एक तरफ हैप्पीनेस दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ सारो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि जो लाइफ है उसमें सुख और दुख वो आते जाते रहते हैं, इसलिए लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या हो गया, कंफर्टेबल एंड इजी सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम, समथिंग आर समवन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। कोई पर्सन या कोई वस्तु या कोई ऐसी परिस्थिति जिसके डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो गया कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क। जैसे पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करना ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। जैसे इस इमेज को आप देख सकते हैं, इस इमेज में एक रिडल लिखी हुई है, एक पहेली लिखी हुई है।
इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे कि इसका आखिर जो जिस्ट है वो क्या है। जैसे आई एम ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव, ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो हमेशा आता हूँ लेकिन कभी पहुँचता नहीं हूँ। आई एम द फ्यूचर, मैं फ्यूचर हूँ। अ होप, एक जो है होप हूँ। एंड नो किंग कैन पॉजेस मी, और कोई भी राजा मुझे क्या कर सकता है, मेरे मुझ पे अपना शासन नहीं दिखा सकता। नार इम्परर डिग्री, ना ही कोई इम्परर क्या है अपना आदेश चला सकता है मेरे ऊपर। येट ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस, इफ आर ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस मूव अराउंड मी, तो लेकिन फिर भी जो भी इस दुनिया में अस्तित्व है वो मेरे आसपास ही घूमता है। तो व्हाट एम आई, ये कह रहा है कि मैं क्या हूँ, आप बताइए। तो ये एक तरह के क्या है, एक अनसॉल्व रीडर है, ये आज तक सॉल्व नहीं की गई है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हार्ड नट टू क्रैक का मतलब एक डिफिकल्ट टास्क हो गया। इसके बाद है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एक विद्वान आदमी। मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है, एक विद्वान आदमी। अ पर्सन हु इज वेल एजुकेटेड और स्कॉलर, जो पर्सन हो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो उसको हम क्या कहते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। जैसे माई ग्रैंडपा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, जो मेरे ग्रैंडपा हैं वो क्या हैं, एक विद्वान आदमी हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स हैं। जैसे यहाँ पे एक विद्वान आदमी की इमेज बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु वो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो लेकिन वो किसी के लिए क्या है, बेकार है। एक्सपेंसिव टू मेंटेन आर समथिंग दैट कॉस्ट अलॉट, कोई ऐसी चीज़ जिसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाली बात हो और उसमें बहुत पैसे लगते हों। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई लग्जरी कार है और वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन को दी जाए तो वो उसके लिए क्या है, दैट कार विल बी लाइक अ वाइट एलिफेंट फॉर दैट ऑर्डिनरी पर्सन। जो लग्जरी कार होगी उस ऑर्डिनरी पर्सन के लिए वाइट एलिफेंट की तरह होगी। मतलब कि वो पर्सन उस कार को रख तो लेगा लेकिन उससे चलना, उसको मेंटेन करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो लेकिन किसी पर्सन के लिए वो एकदम वाइट एलिफेंट की तरह हो। जैसे यहाँ पे ये एक इमेज बनी हुई है। तो ये वाइट एलिफेंट का मतलब हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अ हार्ड पिल टू स्वेलो। इसका मतलब होता है समथिंग डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। अ हार्ड पिल टू स्वेलो का मतलब हो गया समथिंग डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, कोई ऐसी बात जिसको एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो। जैसे हम अचानक से कोई ऐसी चीज़ सुन लें जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी तो हमको क्या होगा, वो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा एक्सेप्ट करना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फेलियर ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इज अ हार्ड पिल टू स्वेलो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत ब्रिलियंट है, आप सब जानते हैं कि क्लास में ये सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट लड़का है, फिर भी वो फेल हो जाए, तो ये जो आप सुनेंगे उसकी फेलियर वाली बात, ये आपको कैसा लगेगा, तो इट विल बी लाइक अ हार्ड पिल टू स्वेलो। ये बात बिल्कुल वैसे ही होगी जो आपको यकीन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो जैसे ये इमेज बनी हुई है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रियलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस इमेज को देखिए, आपको कभी ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज है इसमें कोई पर्सन बैठा है जो कि इधर को फेस किया है अपना समुद्र की तरफ, और इसकी टी शर्ट में ये इमेज बनी हुई है। लेकिन कभी ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सन इस इमेज को लेकर के बैठा है और जो अपना फेस है वो इस साइड किया हुआ है। तो जो रियलिटी है उस पर बिलीव करना थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑल द वे। ऑल द वे का मतलब होता है पूरी तरह से। पूरी तरह से, पूरी तरह से का मतलब किसी चीज में पूरे दिल से लग जाना। तो थ्रू आउट द एंटायर जर्नी कंप्लीटली। ऑल द वे का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, थ्रू आउट द एंटायर जर्नी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ही वॉकड ऑल द वे टू द स्टेशन, वो स्टेशन की तरफ, पूरी जर्नी में स्टेशन की तरफ चलता रहा। तो यहाँ ऑल द वे का मतलब क्या होता है, ऑल द वे का मतलब होता है कंप्लीटली। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे ये जो है पूरी तरह से ऑल द वे ये एक्सरसाइज करने में और अपनी बॉडी को बनाने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट बे।
नेक्स्ट है एट बे। एट बे का मतलब होता है किसी खतरनाक चीज से अपने आप को, किसी नुकसानदायक चीज से अपने आप को दूर रखना। प्रिवेंट फ्रॉम अटैक, प्रिवेंटिंग एनी प्रॉब्लम। कोई अटैक हो उससे अपने आप को रोकना, या कोई खतरे वाली बात हो, कोई नुकसान करने वाली बात हो, उससे अपने आप को दूर रखना, उसको कहते हैं एट बे। जैसे यहाँ एग्जांपल है, आई कीप माई सेल्फ एट बे फ्रॉम एल्कोहल। मैं अपने आप को एल्कोहल से क्या करता हूँ, एट बे रखता हूँ, यानी दूर रखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए जो पर्सन पिछले वाली इमेज में थे वही ये हैं, ये वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप देखिए इनको एक सांप दिखा, ये जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये एक सांप बैठा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही इन्होंने खतरे वाली बात देखी, ये क्या कर रहे हैं, ही जस्ट ट्राइंग टू कीप एट बे। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को इनसे एक उचित दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस। एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस का मतलब होता है तितर बितर। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ तितर बितर होना, यहाँ होना चाहिए। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस का मतलब होता है तितर तितर बितर होना। और तितर बितर होने का क्या मतलब होता है, तो कोई ऐसी चीज जिसमें इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो और जो चीज़ें हैं वो बहुत डिसऑर्डरली मैनर में रखी हुई हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई फाउंड माई रूम एट सिक्सेस एंड सेवेंस व्हेन आई गॉट बैक होम। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने अपने रूम को किस तरह पाया, तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस। यहाँ पे मैंने अपने रूम को क्या पाया, एकदम तितर बितर पाया। जैसे यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ देखिए, इस इमेज को जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। जैसे कभी ये लगेगा कि ये सरफेस है इसकी, यहाँ से ये इसकी सीढ़ी जो लैडर है, सीढ़ी है, वो जा रही है। और कभी ये लगेगा कि नहीं, यहाँ जो सरफेस है वो इधर है, और यहाँ से ये सीढ़ी है ये नीचे आ रही है। देख सकते हैं आप, जितना ध्यान से देखेंगे, ये चेयर रखी हुई है, इस चेयर में ये पर्सन बैठा हुआ है। तो इसको देखिए ध्यान से आप, इसमें ऐसा लगेगा सब कुछ डिसऑर्डरली मैनर में है। तो एट सिक्स एंड सेवन का मतलब होता है सब गड़बड़ सड़बड़ होना, एकदम कंफ्यूजन वाली स्थिति में होना। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है कोई चीज एकदम जब अंतिम समय में हो, उसको एट द 11th आवर कहते हैं, एट द लास्ट मोमेंट। जैसे वी प्लान अ पिकनिक एट द 11th आवर। पहले इनका कोई प्लान नहीं था पिकनिक पर का, फिर अचानक से इन्होंने पिकनिक के लिए एट द 11th आवर प्लान कर लिया। एक एग्जाम्पल के रूप में इस इमेज को देख सकते हैं, ये महाशय हैं, इनको ट्रेन पकड़ना था, लेकिन ये ट्रेन पकड़ने के लिए कब पहुंचे, एट द 11th आवर पहुंचे। जैसे ही ट्रेन बस इस प्लेटफॉर्म से चल रही थी और छोड़ने वाली थी प्लेटफॉर्म को, ये वैसे ही यहाँ पे पहुंच गए एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एकदम अंतिम समय में कोई काम करना। फिर है अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है क्षणिक खुशी, अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स। ऐसी खुशी, ऐसा आनंद जो क्या है, झूठी उम्मीदों पर बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक इमेज है यहाँ पे और एक इमेज यहाँ पे है। ये जो इमेज है, ये एक यहाँ पे जो ये बना रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये सब क्या है, बनावटी है। ये कुछ चीज़ों को लेकर के इन्होंने बनाया है, और ये थोड़ी सी भी तेज हवा चलने पे या थोड़ा भी इधर उधर होने पर ये जो इनका पैराडाइज जैसे इन्होंने बना रखा है ना, ये सब क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो पैराडाइज ये बना रहे हैं, ये क्या है, ये फूल्स पैराडाइज है, यानी ये झूठी उम्मीदों पर बनाया गया पैराडाइज है। और ये क्षणिक होता है, ऐसी जो पैराडाइज, ऐसी जो खुशी होती है वो क्षणिक होती है। तो डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज बट फॉर एन इटर्नल हैप्पीनेस। ये कह रहे हैं कि हमको फूल्स पैराडाइज के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमको इटर्नल हैप्पीनेस के लिए जाना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिससे इटर्नल मतलब शाश्वत, जो कभी ख़त्म ना हो, वो हैप्पीनेस मिले। जैसे ये देखिए, ये हैप्पीनेस जो है इनके हैप्पीनेस से थोड़ा अलग है। इनकी हैप्पीनेस कभी ना ख़त्म होने वाली हैप्पीनेस शो कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पिटारा। समवन दैट सीम्स स्टूपिड। कोई ऐसा पर्सन जो स्टूपिड होता है,
थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का होता है और उसको देख कर के लोगों को हंसी आती है। वो हमेशा ऐसे काम करता है जिससे लोग हंसते हैं। स्टूपिड्स आर ऑलवेज लाफिंग स्टॉक। तो जो स्टूपिड होते हैं वो हमेशा हंसी का पात्र बनते हैं। जैसे ये इमेज देख सकते हैं, ये चार्ली चैपलिन की इमेज है और इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो यूट्यूब पे आप चार्ली चैपलिन वीडियो सर्च कराइए, आपको इनकी एक से एक हंसाने वाले वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अफेयर विद फ्रेंड। अफेयर विद फ्रेंड का मतलब होता है ऐसा फ्रेंड जो फेयर वेदर मतलब अच्छे मौसम में साथ में हो, यानी सुख में साथ रहने वाला मित्र। अच्छे मौसम में साथ रहने यानी सुख में साथ रहने वाले मित्र का क्या मतलब है? तो ऐसे मित्र जो आपकी जब परिस्थिति बहुत अच्छी थी, आपके पास जब पैसे थे, जब आपके पास सब कुछ था, तो वो आपके साथ में रहते थे। लेकिन जब आपका समय खराब आ गया तो वो सारे मित्र आपको क्या करके छोड़ करके चले गए। अ पर्सन हु इज ओनली सपोर्टिव आर फ्रेंडली व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। जब चीजें आपकी अच्छी जा रही थी तब कोई पर्सन आपके साथ में था, बट अबंडेंस यू, लेकिन आपको वो छोड़ देता है। कब छोड़ देता है? इन डिफिकल्ट टाइम्स। जब आपके कोई कठिन समय आता है तब आपको वो छोड़ देता है। और ऐसे पर्सन को हम सेल्फ सेंटर्ड भी कह सकते हैं, उसको हम स्वार्थी भी कह सकते हैं। तो अफेयर विद फ्रेंड का मतलब ऐसा पर्सन जो आपके साथ कब रहे? जब आपका समय अच्छा हो, यानी एक स्वार्थी टाइप का इंसान समझ लीजिए। आई ऑलवेज कीप डिस्टेंस फ्रॉम अ फेयर विदर फ्रेंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ जो स्वार्थी टाइप के हैं, जो अच्छे समय में साथ में रहते हैं लेकिन बुरा समय आने पे भाग जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक लड़का खड़ा है, इसके चारों तरफ लोग हैं। अभी इसके पीछे जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें इस लड़के की हैं और इस लड़के के पास अभी सब कुछ है, तो सारे लोग इसको देखिए आराम से घेर कर खड़े हैं। लेकिन आगे ऐसा समय आया कि इस लड़के के पास कुछ नहीं बचा, ये बेचारा मायूस यहाँ बैठा है, लेकिन अब इसके पास इसके आसपास कोई नहीं दिख रहा है। तो ये सारे जितने लोग हैं ये सारे क्या हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदार, ऑनेस्ट एंड क्लियर। तो ऐसा व्यक्ति जो अबव बोर्ड हो यानी स्पष्ट एवं ईमानदार हो, उसके अंदर बेईमानी ना हो। जैसे माई डैड इज अबव बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग्स। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो ये लड़का बता रहा है कि उसके जो डैड हैं बिजनेसमैन हैं वो अबव बोर्ड हैं अपनी सभी डीलिंग्स में। और वैसे भी बिजनेस अच्छा चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अबव बोर्ड रहना पड़ेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल को हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण पर्सन, यानी सर्वे सर्वा जो किसी चीज का होता है। ऐसा पर्सन जो कंसीडरिंग एवरीथिंग, सभी चीजों का ध्यान रखता हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। जैसे अपने यहाँ के जो द प्रेसिडेंट, अपने यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं? द प्रेसिडेंट इज ऑल इन ऑल ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विसेज। जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुरक्षा विभाग के यानी जो सेना है उनके प्रमुख होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या है? यहाँ पे ऑल इन ऑल हैं। किसके ऑल इन ऑल हैं? इंडियन डिफेंस सर्विसेज के। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे हमारे फैमिली में भी कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जो फैमिली का ऑल इन ऑल होता है। जो वो पर्सन क्या करता है? कंसीडर एवरीथिंग ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली की सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो इस तरह से हमने 20 इडियम्स को देखा एंड आई होप कि ये सारे आपको इडियम्स समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।